हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और उस लेक्चर में आखिरी टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बचती हैं दो चीजें, एक तो एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल्स और दूसरा सीमेन। इन दोनों को पढ़ते हैं ताकि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाए और हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करें। तो लेट अस स्टार्ट विद एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल्स। मेल एसेसरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये तीन है: सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड हैं जिनमें से ये सेमिनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड वो तो पेयर्ड है, मतलब दो है, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड वो अनपेयर्ड है, वो सिंगल है, केवल एक होता है। अगर हम इनके लोकेशन और शेप की बात करें, दो चीजों की, इन तीनों की, तो सेमिनल वेसिकल को अगर आप देखिए तो ये पेयर्ड ट्यूबुलर कॉइल्ड ग्लैंड होता है। पेयर्ड दो है, ट्यूब्यूल के फॉर्म में, कॉइल्ड ग्लैंड होता है, एंड इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द ब्लैडर। ये ब्लैडर के पीछे होता है। प्रीवियस लेक्चर में आपने एक डायग्राम देखा होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें क्लियर हो रहा है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके पीछे ये सेमिनल वेसिकल, जो पेयर्ड सेमिनल वेसिकल है, वो प्रेजेंट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो चेस्ट नट शेप्ड होता है, एंड इट इज कलेक्शन ऑफ 30 to 40 ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड। ये 30 से 40 ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड का बना होता है, एंड इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्लैडर। कहने का मतलब अगर ये ब्लैडर है तो इसके पीछे सेमिनल वेसिकल और ब्लैडर के बेस पर वो प्रेजेंट होता है कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड को अगर हम देखें तो ये पी साइज जो है पेयर्ड ग्लैंड होता है, मटर के दाने जैसा, शेप भी ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, और ये जो है ना, इट इज लाइंग एडजेसेंट टू द यूरेथ्रा, मतलब जो यूरेथ्रा है उसके दोनों तरफ होता है, और जो पेनिस होता है उसके बेस पे होता है कौन? कॉपर्स ग्लैंड। तो ये तीनों के शेप और पोजीशन की बात कर रही। अब एक एक ग्लैंड को हम अलग से डिस्कस करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट सेमिनल वेसिकल। पेयर्ड ट्यूबुलर कॉइल्ड ग्लैंड, सिचुएटेड बिहाइंड द ब्लैडर, सीक्रेट्स विस्कस फ्लूइड व्हिच फॉर्म्स मेन पार्ट ऑफ इजैकुलेट। ये विस्कस फ्लूइड का सीक्रेशन करता है जो मेन पार्ट इजैकुलेट का बनाता है। कहने का मतलब जो सीमेन होता है, स्पर्मेटोजोन प्लस सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स, दैट इज नोन एज सीमेन। तो सीमेन में सबसे ज्यादा जो पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, अराउंड 60 to 70%, वो सेमिनल वेसिकल ही करता है। इसका मतलब तीनों ग्लैंड में से सबसे ज्यादा अमाउंट जो सीमेन में फ्लूइड का सीक्रेशन होता है वो सेमिनल वेसिकल ही कंट्रीब्यूट करता है। क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर? कंटेन्स फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ये स्पर्मेटोजोन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सिट्रिक एसिड, इनोसिटॉल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है दैट हेल्प्स इन स्पर्म एसेंट, वो स्पर्म को आगे मूव करने में हेल्प करता है। बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। आई थिंक यू हैव रिटन दिस थिंग। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं। इसमें ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, पर कुछ और एडिशन करेंगे हम, कुछ और पॉइंट भी मैं इसमें लिखाऊंगा आपको। चेस्टनट शेप ग्लैंड, कलेक्शन ऑफ 30 to 40 ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्लैडर, कंट्रीब्यूट्स एल्कलाइन कंपोनेंट टू सीमेन। ये एल्कलाइन कंपोनेंट सीमेन को प्रोवाइड करता है। इसका मतलब एल्कनिटी, बेसिसिटी को उसकी मेंटेन करता है। बट द प्राइमरी एल्कनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द सीक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड वो सीमेन को एल्कनिटी प्रोवाइड करता है, पर प्राइमरी एल्कनिटी जो सीमेन को मिली थी वो सेमिनल वेसिकल के सीक्रेशन से मिली थी, क्योंकि सबसे ज्यादा सीक्रेशन किसका है? सेमिनल वेसिकल का। तो प्राइमरी एल्कनिटी यही प्रोवाइड करता है। अब ये एल्कनिटी क्यों जरूरी है? जो एल्कनिटी होती है वो स्पर्म्स को एडवर्स एसिडिक कंडीशन से बताती है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसको मिलता है,
और बाद में जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी उसको एसिडिक कंडीशन मिलती है। जो यूरिनेशन होता है उसकी वजह से मेल और फीमेल में एसिडिक कंडीशन प्रिवेल करती है। एसिडिक कंडीशन में स्पर्म डाई कर जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। पर इसमें जो फ्लूइड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, बेसिक फ्लूइड, उसकी वजह से स्पर्म वो डाई नहीं करते और एक्टिवेटेड रहते हैं। तो इसका मतलब बेसिसिटी स्पर्म को हार्मफुल एसिडिक कंडीशन से बचाती है, साथ ही साथ वो स्पर्म को एक्टिवेट भी करती है। बेसिक कंडीशन में स्पर्म एक्टिवेट होता है। तो यहाँ ये पॉइंट लिख लिया होगा आपने, कंट्रीब्यूट्स एल्कलाइन कंपोनेंट टू सीमेन, यहां तक। उसके आगे जरा नोट कर लीजिए, आपको ये पॉइंट लिखना है। चेस्टनट शेप ग्लैंड कलेक्शन ऑफ 30 to 40 ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्लैडर कंट्रीब्यूट्स एल्कलाइन कंपोनेंट टू सीमेन। उसके आगे लिखिए, although the primary alkalinity is provided by the secretion of seminal vesicle, although the primary alkalinity is contributed by the secretion of seminal vesicle, full stop, the alkalinity protects the sperm from harmful acidic environment present in male genital tract and female genital tract. Full stop. The alkalinity also activates the sperm. यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर सिट्रेट आयन, कैल्शियम, फॉस्फेट आयन और प्रोफिब्रिनोलाइसिन ये चीज होती है। नेक्स्ट, बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड। पहले ही बताया आपको कि मटर के दाने जैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, यूरेथ्रा के दोनों तरफ होते हैं और पेनिस के बेस पर ये प्रेजेंट होते हैं। ये जो है विस्कस सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जो पूरे पाथ को लुब्रिकेट कर देता है। जो पेनिस के अंदर यूरेथ्रा होता है उसके पाथ को लुब्रिकेट करता है ताकि आसानी से सीमेन उसमें या स्पर्मेटोजोन फ्लो करे। इसमें लिख लीजिए, इट सीक्रेट्स विस्कस सीक्रेशन which lubricates the path of penis or which lubricates the path of urethra. ठीक है, अब बात करते हैं हम सीमेन की। अब सीमेन में दो चीजें हैं, एक तो स्पर्मेटोजोन प्लस सेमाइनल फ्लूइड सीमेन इज इक्वल टू स्पर्मेटोजोन प्लस सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड में वो सारे सीक्रेशन आते हैं जो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और साथ ही साथ जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो सीक्रेट करती है। तो सेमिनल फ्लूइड में इन तीनों ग्लैंड के सीक्रेशन, साथ ही साथ सीक्रेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी इंक्लूडेड होता है और इन सभी को मीन सेमिनल फ्लूइड एंड स्पर्मेटोजोन टुगेदर दे आर नोन एज सीमेन। इसे हम कहते हैं सीमेन। अगर हम बात करें अमाउंट की तो 2.5 to 5 मिलीलीटर सीमेन ये पर इजैकुलेट एमिट होता है। तो दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ सीमेन पर इजैकुलेशन का मतलब एक बार में जो इजेक्ट होता है वो 2.5 to 5 मिलीलीटर होता है। 2.5 से 5 मिलीलीटर सीमेन एक बार में इजैकुलेट होता है और इसमें इस इजैकुलेट में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए या होते हैं। नॉर्मली 2.5 से 5 मिलीलीटर इजैकुलेट में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए अगर हम बात करें, फॉर नॉर्मल
फर्टिलिटी, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए इसमें से 60% ऑफ स्पर्म मस्ट हैव प्रॉपर शेप एंड साइज, या नॉर्मल शेप एंड साइज। इसका मतलब ये 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म है नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, उसमें 60% जो होते हैं, 60% स्पर्म्स, उनका नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। इसका मतलब जो प्रॉपर शेप एंड साइज है वो होना चाहिए। आउट ऑफ विच, इसमें से भी आउट ऑफ विच 40% मस्ट शो विगरस मोटेलिटी। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से 60% मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड आउट ऑफ विच 40% मस्ट शो विगरस मोटेलिटी। 40% उस 60% में से उनकी विगरस मोटेलिटी होनी चाहिए, हाईली मोटाइल होनी चाहिए, देन द मेल इज फर्टाइल। अगर when the sperm count falls below 20 to 30 million sperms per ejaculate, अगर ये स्पर्म काउंट 20 से 30 मिलियन स्पर्म से कम हो जाता है, then the male is likely to become sterile और infertile। ऐसे केस में मेल इनफर्टाइल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल स्पर्म काउंट आपने देखा 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। अगर 20 से 30 मिलियन स्पर्म्स हैं या उससे कम हैं तो मेल इनफर्टाइल हो सकता है उस केस में, क्योंकि ये नंबर क्या है, कम है। अब आगे अगर हम बात करें यहां पर, तो सीमेन की पीएच की बात करें। अभी बात किया था कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल के सीक्रेशन इसमें अल्कलिनिटी मेंटेन करते हैं, तो ऑब्वियसली जो पीएच है वो क्या होगा, बेसिक। तो पीएच अगर बात कीजिए सीमेन की तो 7.2 टू 7.7 ये पीएच होता है, दैट मीन्स ये बेसिक होता है सीमेन। अब सीमेन का जो ओडर है, जो कलर है और जो स्टिकी कंसिस्टेंसी है वो अलग अलग सीक्रेशन से होती है। अगर हम बात करें कि जो ओडर है एंड मिल्की अपीयरेंस है, मिल्की अपीयरेंस, स्मेल और जो मिल्की अपीयरेंस है सीमेन की, वो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से। ये किसकी वजह से है, प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से, ड्यू टू सीक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। सो यू कैन राइट इट डाउन, the characteristic odor and milky appearance of the semen is due to secretion of prostate gland, इसके अलावा सीमेन की स्टिकी कंसिस्टेंसी होती है, कंसिस्टेंसी वो थोड़ा स्टिकी होता है, और वो जो स्टिकी कंसिस्टेंसी है वो सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड, दोनों ग्लैंड के सीक्रेशन की वजह से होता है। तो आगे लिख लीजिए, द स्टिकी कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेन इज ड्यू टू, द स्टिकी कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेन इज ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड कॉपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड कॉपर्स ग्लैंड। तो इस तरह से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, कंप्लीट। तो अब डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये हमने ड्रॉ किया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप भी ड्रॉ कर लीजिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं अ पेयर ऑफ ओवरीज,
यहाँ से जो ओवम निकलता है, लिबरेट होता है, वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। फैलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो ये 10 to 12 सेंटीमीटर सीलिएटेड मस्कुलर ट्यूब है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। यहाँ ये तीनों पार्ट शो किए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, दैट इज इनफंडिबुलम। सेकेंड पार्ट एम्पुला। एम्पुला इज द वर्ड यूज्ड इन जूलॉजी फॉर डायलेशन। जहाँ भी कोई चीज़ डायलेट हो जाती है वहाँ पर एम्पुला वर्ड यूज किया जाता है। एम्पुला इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यही साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। पहले एनसीईआरटी के टेक्स्ट में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ था एम्पुलरी इस्मस जंक्शन, मगर अब उसे करेक्ट करके लिखा गया है क्या, एम्पुला। तो अगर अब क्वेश्चन आता है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, तो वो एम्पुलरी इस्मस जंक्शन नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, एम्पुला। एम्पुला और इस्मस का जंक्शन नहीं, क्या, एम्पुला। थर्ड पार्ट जो है दैट इज इस्थमस। तो इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये ओवम यहाँ से लिबरेट होता है और पहले पार्ट में चला जाता है इनफंडिबुलम में। कैसे? इनफंडिबुलम में ये है फिम्ब्रिए, या एक फनल है जिसे फिम्ब्रिएटेड फनल कहते हैं। फिम्ब्रिएटेड फनल का मतलब फिंगर लाइक फनल, जिसमें इस तरह से होता है। यहाँ पर एक जगह है ओवम के अंदर जाने के लिए। ये जो खाली जगह है जिससे ओवम इंटर करता है उसे हम कहते हैं ऑस्टियम। इसका मतलब इनफंडिबुलम में ये फिम्ब्रिएटेड फनल होता है और उसके बीच में जो ओपनिंग है दैट इज नोन एज ऑस्टियम, जिसमें से ओवम इंटर करता है। एक्चुअली होता क्या है कि ओवम जब यहाँ से लिबरेट होता है तो कहीं भी जा सकता है, मगर वो यहीं क्यों जाता है, क्योंकि जो फिम्ब्रिएटेड फनल है वो सीलिएटेड होता है, सीलिया होते हैं उसमें। वो सीलिया एक करंट प्रोड्यूस करते हैं, वो करंट इस ओवम को अंदर की तरफ सक कर लेता है। तो यहाँ पर ड्यू टू सीलियरी करंट प्रोड्यूस्ड बाय द सीलिया ऑफ फिम्ब्रिएटेड फनल, दिस ovum which is released from the ovaries sub inside the ostium, वो ऑस्टियम के अंदर चला जाता है और वो आगे जाता है। पर आप जानते हैं कि जो फीमेल गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, और यहाँ पर भी वैसा ही है, हर एनिमल में नॉन मोटाइल है, यहाँ भी नॉन मोटाइल है। वो खुद से यहाँ ट्रेवल करके नहीं जा सकता। फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है कि ओवम एम्पुला पे पहुंचे, विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पर स्पर्म आएगा और वो ओवा को फर्टिलाइज करेगा। अब ये खुद तो जा नहीं सकता ओवम, तो वो जाता कैसे है? आप जरा देखिए, फैलोपियन ट्यूब ये सीलिएटेड मस्कुलर ट्यूब है। जो सीलिया होते हैं फैलोपियन ट्यूब के, वो प्रोपेल करते हैं, वो आगे भेज देते हैं किसको, ओवम को, वो आगे पहुंच जाता है सीलिया। और अगर हम बात करें मस्कुलर ट्यूब है तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी होते हैं जो ऊपर की तरफ ओवम को पुश करते हैं, बट मेनली बिकॉज ऑफ सीलिया। ये जो सीलिया है वो ओवम को ऊपर की तरफ धक्का देते हैं और उसे एम्पुला तक पहुंचाते हैं, जहां पर स्पर्म आके उसे फर्टिलाइज कर सकता है। यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है वो आगे चला जाता है स्टमक, और फाइनली कहाँ पहुंचता है, यूट्रस में। वहां जाने के लिए भी सीलिया हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो फैलोपियन ट्यूब का मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो भी जाइगोट को पुश करता है आगे की तरफ, और पुश करते हुए वो पहुंचता है कहाँ, यूट्रस में। देखिए यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसके बाद यहाँ से पहुंचकर यहाँ या यहाँ या यहाँ इस यूट्रस में कहीं भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। ये जो इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पहुँच के, उसमें 7 डेज लगते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस में। ये यूट्रस है जिसके 3 पार्ट होते हैं। यूट्रस को हम हाइस्ट्रा या वोम भी कहते हैं, इसीलिए हाइस्टेक्टोमी, टोमी वर्ड का मतलब होता है कट करना, हाइस्टेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूटरस। कभी कभी क्वेश्चन में टर्म आती है तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। हाइस्टेक्टोमी, हाइस्ट्रा इज द वर्ड यूज फॉर यूटरस एंड टोमी मीन्स कटिंग। कुछ फीमेल्स में ड्यू टू कैंसर ऑफ यूटरस और ड्यू टू डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस दिस यूटरस इज कट डाउन एंड दैट
इज नोन एज हाइस्टेक्टोमी। तो यूट्रस की अगर हम बात करें तो इट हैज गॉट 3 पार्ट्स, यूट्राइन फंडस, यूट्राइन बॉडी एंड सर्विक्स। 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, ये 3 पार्ट इसमें होते हैं। सर्विक्स को अगर आप देखिए तो यहाँ बीच में सर्वाइकल कैनाल होता है। सर्विक्स यूट्रस में खुलता है, सर्विक्स वेजाइना में भी खुलता है। तो यूट्रस और सर्विक्स की बाउंड्री पर ये एक पावरफुल स्फिंक्टर मसल होती है, उसे कहते हैं इंटरनल ओएस। और सर्विक्स और वेजाइना की बाउंड्री पर भी एक पावरफुल स्फिंक्टर मसल होती है जिसे कहते हैं एक्सटर्नल ओएस। इसका मतलब सर्वाइकल कैनाल इज कनेक्टेड टू यूट्रस बाय इंटरनल ओएस, whereas it is connected to vagina by external OS. Internal OS and external OS are one of the most powerful sphincter muscle of female body. ये फीमेल बॉडी की सबसे पावरफुल स्फिंक्टर मसल में से एक होती है ये तो। आगे अगर हम देखें तो दिस इज वेजाइना विच इज द कॉपुलेशन कैनाल। ये कॉपुलेशन कैनाल होता है। दिस वेजाइना ऑल्सो एक्ट एज बर्थ कैनाल अलॉन्ग विथ सर्विक्स, क्योंकि बच्चा यहाँ इम्प्लांट होता है, मोस्टली फंडिंग रीजन में इम्प्लांट होता है, डेवलप होता है, और बर्थ के समय वो इसी कैनाल से बाहर जाता है, सर्विक्स और वेजाइना। तो बर्थ कैनाल की तरह काम किया वेजाइना ने अलॉन्ग विथ सर्विक्स। जो सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना दे एक्ट एज बर्थ कैनाल, जहाँ से जो बच्चा है वो जन्म होता है। अगर हम हिस्टोलॉजी को देखें, हिस्टोलॉजी का मतलब कौन कौन सी लेयर कवर करती हैं यहाँ पे ये यूट्रस को, उसको देखें तो 3 लेयर दिखाई दे रही हैं, 1, 2 एंड 3। जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज पेरीमेट्रियम, ये आउटर पेरिटोनियल लेयर है। बीच में मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स इसके अंदर होती है। स्मूथ मसल का क्या मतलब है? स्मूथ मसल का मतलब होता है ये अपने विल पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, वॉलेंट्री नहीं है, इनवॉलेंट्री है। इसका मतलब आप उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते। उसे कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए कोई हार्मोन या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, पर वॉलेंट्री वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। एक्चुअली मायोमेट्रियम में जो स्मूथ मसल है दे शो स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये जो मसल्स हैं बर्थ के समय इनमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। आपने सुना ही होगा कि ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ बेबी लेबर पेन अकर्स, एक एक्सट्रीम पेन अगर होता है, लेबर पेन कहते हैं उसके, वो इन्हीं स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होना होता है और मदर को पता लग जाता है, मदर के हाइपोथैलेमस को पता लग जाता है कि बच्चे के जन्म का समय आ गया है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू एक हार्मोन रिलीज कराता है, उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। वो हार्मोन जब इस पेरीमेट्रियम पे आता है, इस मसल्स पे आता है, ये स्मूथ मसल्स हैं, तो इनका स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है। वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ऊपर से नीचे की तरफ और बच्चे को ऊपर से नीचे की तरफ पुश करती है, और इसी वजह से बच्चे का बर्थ होता है। तो आप कह सकते हो कि बच्चे के बर्थ में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसकी स्मूथ मसल्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन which causes the contraction of the smooth muscles, जो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। नेक्स्ट अगर हम देखें जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम ये हमने रेड कलर से बनाई है क्योंकि ये हाईली वेस्कुलर है। हाईली वेस्कुलर का मतलब इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है और ग्लैंडुलर है, ग्लैंड्स भी हैं, ग्लैंडुलर सीक्रेशन भी ये करती है एंडोमेट्रियम। ये वही लेयर होती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में साइक्लिक चेंजेस अंडरगो करती है, इसी में वो साइक्लिक चेंजेस होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम ग्रो करती चली जाती है टू रिसीव द फर्टिलाइज प्रोडक्ट। जो फर्टिलाइज प्रोडक्ट बना है उसको रिसीव करने के लिए, पर जब
फर्टिलाइजेशन नहीं होता, प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो एंडोमेट्रियम टूट जाती है। तो ग्रो करना, टूटना, ग्रो करना, टूटना, ग्रो करना, टूटना, किसका? एंडोमेट्रियम का। यही चेंजेस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। दैट मीन्स endometrium, that is highly vascular, glandular, and it undergoes cyclic changes during menstrual cycle. menstrual cycle में जो cyclic changes undergo करती है वो कौन होती है? एंडोमेट्रियम ही होती है। तो ये पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये व्यू हो गया। अब हम पढ़ते हैं ओवरी के बारे में। ये ओवरी का क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया है, आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। इस लेक्चर को पॉज करके आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ ओवरी, फीमेल्स में अ पेयर ऑफ ओवरीज इज फाउंड। इसका मतलब 2 ओवरीज होती हैं फीमेल में। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या हुआ कि दे नॉट ओनली प्रोड्यूसेस गैमीट्स बट ऑल्सो प्रोड्यूसेस सेक्स हार्मोन्स, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये ओवरीज गैमीट ही नहीं बनाती ओवम, बल्कि वो सेक्स हार्मोन का भी सीक्रेशन करती है जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। ये ईस्ट्रोजन फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ जितने चेंजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल में आते हैं वो भी इन सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही आते हैं। ओवरी पर आते हैं। ओवरी जो है वो आलमंड लाइक फ्लैटेंड बॉडीज है विच इज अराउंड 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है। ये ओवरीज पेल्विक वॉल और यूट्रस से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट से पेल्विक वॉल और यूट्रस से ये जुड़े रहते हैं ओवरी। यहां हमने एक क्रॉस सेक्शन बनाया है ओवरी का। इस क्रॉस सेक्शन में देखिए, दिस ओवरी इज कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम ओवरी को कवर करके रखता है। जर्मिनल एपिथेलियम सिंपल क्यूबॉइडल होता है। सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल। तो सिंपल क्यूबॉइडल का मतलब हुआ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, दे फॉर्म दी जर्मिनल एपिथेलियम। यहां ओवरी को अगर हम देखें तो ब्रॉडली ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। कॉर्टेक्स में अगर आप देखिए तो फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर शोन। ये फॉलिकल्स अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में यहां दिखाई देते हैं कॉर्टेक्स में। और मेडुला की अगर हम बात करें तो मेडुला में ब्लड वेसल्स, इलास्टिक फाइबर्स, सम स्मूथ मसल्स एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू आर फाउंड। तो मेडुला में इसका मतलब जो हमने लिखा नहीं है वो मैं बता देता हूं दोबारा। मेडुला में ब्लड वेसल्स, इसके अलावा लूज कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक फाइबर्स और कुछ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। जबकि कॉर्टेक्स में हमने बता दिया फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर प्रेजेंट। अब इन फॉलिकल्स को देखते हैं, अलग अलग स्टेजेस को देखते हैं। मगर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो फॉलिकल के अलग अलग स्टेजेस हैं वो केवल यहीं पर नहीं पढ़ेंगे हम, इसके बाद हम उसको पढ़ेंगे oogenesis में, उसके बाद उसको हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, क्योंकि oogenesis का पार्ट ही है ये फॉलिकल का डेवलपमेंट। तो यहां अगर समझ लेंगे तो oogenesis समझने में आसानी होगी। और इन फॉलिकल में जो चेंजेस होते हैं उसी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के चेंजेस होते हैं। इसका मतलब अगर यहां पर हम इसे समझ गए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी हम आधा समझ ही जाएंगे और वहां समझने में आसानी होगी, जो बाद में मैं जो है टॉपिक्स को आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। असल में होता क्या है कि oogenesis का जो प्रोसेस है वो बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है और प्राइमरी oocyte उसमें बनता है। ये सारे प्राइमरी oocyte जन्म के पहले ही बन जाते हैं और जन्म के बाद कोई भी oocyte वो फॉर्मेशन नहीं होता। यहां पर जो प्राइमरी oocyte है उसको फॉलिकल सेल्स कवर कर लेती हैं, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो जन्म से पहले ही सारे प्राइमरी फॉलिकल बन गए और जन्म के बाद भी प्राइमरी फॉलिकल ही प्रेजेंट रहेंगे और प्यूबर्टी आने पे इनमें अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होंगे। तो ये ओवरी जो है ये प्यूबर्टी के बाद की है, क्योंकि बिफोर प्यूबर्टी आपको केवल प्राइमरी फॉलिकल मिलेगा बर्थ और प्यूबर्टी के बीच में, और प्यूबर्टी के बाद ये अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में मिलेंगे
क्योंकि वूजेनेसिस वापस से रिज्यूम करता है प्यूबर्टी। तो यहाँ देखिए ये प्राइमरी oocyte है विच इज कवर्ड बाय द फॉलिकुलर सेल्स, जो ग्रीन कलर से हमने यहाँ डिपिक्ट किया है। तो प्राइमरी oocyte कवर्ड बाय फॉलिकुलर सेल्स इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल्स। On the onset of puberty, these primary follicle changes into secondary follicle. Secondary follicle और primary में अंतर क्या है? Secondary follicle में देखिए follicular cells का नंबर ज्यादा हो गया है and they are covered by a membrane known as theca. एक membrane से cover होते हैं theca और यहाँ अंदर primary oocyte ही है। इसका मतलब primary follicle में primary oocyte और secondary follicle में भी primary oocyte। प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte ही होता है। नाम से मत कंफ्यूज होइएगा कि सेकेंडरी फॉलिकल तो सेकेंडरी oocyte, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte ही होता है। द डिफरेंस इज दैट दे हैव मोर नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एंड दे आर कवर्ड बाय थीका लेयर। ये थीका लेयर से कवर्ड होते हैं। नाउ दिस सेकेंडरी फॉलिकल चेंजेस इनटू टर्शियरी फॉलिकल which is characterized by a fluid filled antrum, जो कि जिसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें यहाँ फ्लूइड फिल्ड एंट्रम आ जाता है जो इसको सेकेंडरी oocyte से अलग करता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इस एंट्रम में लिकर फॉलिकुलाय भरा हुआ होता है। लिकर मतलब लिक्विड, फॉलिकुलाय मतलब जो फॉलिकल सेल सीक्रेट करते हैं वो लिक्विड, इसीलिए जो फ्लूइड यहाँ भरा हुआ है एंट्रम में उसे हम कहते हैं लिकर फॉलिकुलाय। केवल इतना ही नहीं, the theca layer that differentiates into theca externa and theca interna, जो theca layer यहाँ सेकेंडरी फॉलिकल में थी वो यहाँ पर जो है डिवाइड करती है और दो लेयर में डिफरेंशिएट हो जाती है, बाहर वाली theca externa और अंदर वाली theca interna। यहाँ पर ये प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है, मगर टर्शियरी फॉलिकल में ही मियोसिस 1 पूरा होता है। ये मियोसिस 1 बर्थ के पहले ही स्टार्ट हुआ था, मगर वो अपने जो है प्रोफेज स्टेज में रुक गया था। वो मियोसिस 1 टर्शियरी फॉलिकल में कंप्लीट होता है। जब यहाँ कंप्लीट होता है तो प्राइमरी oocyte इज चेंज्ड इनटू सेकेंडरी oocyte। इसका मतलब इन द बिगिनिंग द टर्शियरी फॉलिकल हैज प्राइमरी oocyte, बट लेटर ऑन व्हेन मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड इन टर्शियरी फॉलिकल। माइंडेड क्वेश्चन कहां से आता है कि मियोसिस 1 कहां कंप्लीट हुआ? टर्शियरी फॉलिकल में। तो शुरुआत में टर्शियरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte है, मगर उसके अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ एंड दिस प्राइमरी oocyte चेंजेस इनटू सेकेंडरी oocyte। इसका मतलब एक बार मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है तो टर्शियरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte होता है। अब ये टर्शियरी फॉलिकल और मैच्योर करता है तो उसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल है, सेम जैसा टर्शियरी फॉलिकल था ऑलमोस्ट वैसा ही है। बाहर थीका एक्सटर्ना, अंदर थीका इंटरना, फॉलिकुलर सेल्स, एंट्रम और सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte टर्शियरी फॉलिकल में बन गया था। यहां पर जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनता है उसके ऊपर एक नई जो है ए सेलुलर मेम्ब्रेन बन जाती है, जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा का फॉर्मेशन होता है। ये ए सेलुलर मेम्ब्रेन है और ये नॉन सेलुलर आप कह सकते हैं, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है जोना पेलुसिडा। तो ये है ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात अगर हम करें तो ऑन एन एवरेज ये 28 डेज की होती है। उसके मिड में ओवल्यूशन होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे आपको कैसे क्या होता है। पर यहां इसकी जरूरत है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में अराउंड 14 डे पे ओवल्यूशन होता है। तो 14 डे पे अराउंड ये ग्राफियन फॉलिकल ये रैप्चर कर जाता है, उसी को हम ओवल्यूशन कहते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में 14 डे पे अराउंड होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर कर जाता है। जब ये रैप्चर करता है तो ओवम को रिलीज कर देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवल्यूशन। व्हेन ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर्स and releases the ovum at around 14 day of menstrual cycle, this process is known as ovulation। यहाँ ये ovum है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में रिलीज हुआ है। ऊपर ये ZP जोना पेलुसिडा ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर
और बाहर ये सेल्स हैं कोरोना रेडिएटा। अब इस रैप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल का क्या होता है? ये रैप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस हेमरहेजिकम। कॉर्पस हेमरहेजिकम, हेमर वर्ड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ इसके अंदर अभी ब्लड है। बाद में मैच्योर होता है, थोड़ा और बड़ा होता है और ये ब्लड इसमें से गायब हो गया। अब इसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि येलो बॉडी है, येलो कलर की है और ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन करता है। तो अभी हमने बताया कि अराउंड 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, 14 डे पे रप्चर कर गया। उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जिसकी लाइफ अराउंड 14 डे होती है। 14 डे के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में, विच इज व्हाइट बॉडी। दिस इज डीजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस। जैसे ही ये डीजनरेट करता है, ये जो प्रोस्टॉन और ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन यहाँ से हो रहा था वो बंद हो जाता है और उसी कारण नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। ये और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ये हमने रिलेट किया मेंस्ट्रुअल साइकिल से ताकि आप समझ पाए, याद कर पाए, मेमोराइज कर पाए कि व्हाट आर दी डिफरेंट स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स। ये अलग अलग स्टेजेस फॉलिकल के डेवलपमेंट की यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ओके, लेट्स टॉक अबाउट वेजाइना। अभी मैंने आपको बताया था कि वेजाइना जो है वो कॉबलेटरी कैनाल है, इसी के थ्रू इंसेमिनेशन होता है। द पेनिस इंसर्ट्स और इंसेमिनेट्स द फीमेल थ्रू वेजाइना। साथ ही साथ इट ऑल्सो एक्ट एज बर्थ कैनाल अलॉन्ग विथ सर्विक्स। ये बर्थ कैनाल की तरह भी वर्क करती है अलॉन्ग विथ सर्विक्स। अगर हम बात करें वेजाइना की तो ये फिब्रो मस्कुलर ट्यूब है जो अराउंड 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये 8 से 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग फिब्रो मस्कुलर ट्यूब है। ये हाईली मस्कुलर होता है और it is raised into transverse folds known as vaginal rugae। देखिए इसी तरह का फोल्ड्स जो है ना हमारे पैलेट पे भी होता है, जो ऊपर पैलेट होता है, बकल कैविटी हम खोलते हैं तो हार्ड पैलेट पे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये जो फोल्ड होता है वहाँ पर भी रुगे कहते हैं, यहाँ पर भी रुगे कहते हैं। स्टमक में होता है तो गैस्ट्रिक रुगे, पैलेट पे होता है तो पैलेटाइन रुगे, और वेजाइना के अंदर जो म्यूकस फोल्ड्स हैं वहां पर इसे हम कहते हैं वेजाइनल रुगे। अब अगर हम इसकी बात करें तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वेजाइना इज डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स, डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स। इसके अंदर कोई ग्लैंड नहीं होता। हाँ, इट इज सराउंडेड बाय ग्लैंड्स। इसके बाहर ग्लैंड जरूर होते हैं, वो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम में जो हमने बना रखा है। तो वेजाइना में कोई भी ग्लैंड नहीं होता। इन वर्जिन फीमेल्स दिस वेजाइना इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेनस डायफ्राम नोन एज हाइमेन। जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनमें मेम्ब्रेनस डायफ्राम से ये वेजाइना कवर्ड होता है, बंद होता है, उसे कहते हैं हाइमेन। और ये एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी सेंट्रली परफोरेटेड हो जाती है फॉर द डिस्चार्ज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। दैट मीन्स इन वर्जिन फीमेल्स दिस इज कवर्ड बाय हाइमेन, बट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी दिस हाइमेन बिकम्स सेंट्रली परफोरेटेड। थोड़ी सी ओपनिंग हो जाती है बीच में, पर पूरी तरह से हाइमेन वो यहाँ से रिमूव नहीं होता, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम टूटती हैं मेंस्ट्रुएशन में, पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एंडोमेट्रियम स्लॉगा 48 टूटती है, बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है, तो टूट के बाहर उसे डिस्चार्ज होना होता है। उसी के लिए हाइमेन में थोड़ी सी ओपनिंग हो जाती है, बट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन
is not the true indicative of virginity of a female, because this hymen is broken down during the first coitus, but it can also be broken down during some sports like horse riding, racing and other types of sports. That means this hymen can also be broken down in virgin females, and sometimes it remains intact after the copulation. So the presence or absence of hymen is not the reliable indicator of the virginity of a female. तो इसका virginity से कुछ लेना देना नहीं है, करेक्ट इंडिकेटर नहीं है। अब बात करते हैं वुल्वा की। वुल्वा का मतलब क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ अ फीमेल। अगर आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। वुल्वा इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ अ फीमेल। ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल्स का है विच इज नोन एज वुल्वा, और उसमें ये डिप्रेशन है, ये पूरा डिप्रेशन है जिसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। डिप्रेशन इज नोन एज वेस्टिब्यूल। यहाँ अगर आप देखिए तो ये एक फ्लैशी स्किन फोल्ड होता है विच इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस। ये दिस इज द कशन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर। फैटी टिश्यूज का कशन है पूरा, जो कि स्किन और हेयर से कवर्ड होता है। यहाँ ये हेयर्स भी शो किए। यहाँ पर दो स्किन फोल्ड्स हैं, फ्लैशी स्किन फोल्ड्स हैं। बाहर वाला फ्लैशी स्किन फोल्ड दैट इज नोन एज लेबिया मेजोरा। अंदर का जो स्किन फोल्ड है दैट इज नोन एज लेबिया माइनोरा। तो आउटर fleshy skin fold is known as labia majora, whereas inner fleshy skin fold is known as labia minora. Now this labia minora fuses anteriorly. ये labia minora anteriorly fuse करके बनाता है prepuce of clitoris. prepuce या foreskin, जैसा कि पेनिस में भी प्रेजेंट था prepuce या foreskin, यहाँ पर भी है। ये प्रीप्यूज या फोरस्किन बनाता है किसका? क्लाइटोरिस का, विच कवर्स द क्लाइटोरिस। यहाँ पर क्लाइटोरिस जो है ये वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव स्ट्रक्चर इन फीमेल बॉडी तो है ही, साथ ही साथ दिस इज होमोलोगस टू मेल्स पेनिस। सबसे सेंसिटिव स्ट्रक्चर में से एक है फीमेल बॉडी में, और पेनिस के होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब क्या है? होमो मतलब सेम, लोगस मीन्स पोजीशन। इसका मतलब इन मेल्स द पोजीशन एट विच पेनिस इज बोर्न, एट द सेम पोजीशन इज प्रेजेंट द क्लाइटोरिस। मेल्स में जहाँ पेनिस होता है उसी जगह पे अराउंड फीमेल में क्लाइटोरिस अराइज करता है, इसीलिए होमोलोगस। साथ ही साथ इसमें भी कॉर्पस कैवर्नोसम या कॉर्पस कैवर्नोसा होता है, जो कि पेनिस में भी प्रेजेंट होता है। दोनों में कॉर्पस कैवर्नोसा है, सेम पोजीशन है। दैट्स व्हाई क्लाइटोरिस इज कंसिडर्ड होमोलोगस टू मेल्स पेनिस। एंटीरियरली जब लेबिया माइनोरा फ्यूज किया तो उसने बनाया प्रीप्यूज ऑफ क्लाइटोरिस, और पोस्टीरियरली जब ये फ्यूज किया तो इसने बनाया फोरकी। और उसके बाद जो है जो फोल्ड्स हैं वो दे आर नोन एज क्लिनिकल पैरेनिया, उन्हें क्लिनिकल पैरेनियम कहते हैं। उसके बाद ये एनएस आ जाता है। अगर हम अंदर देखें तो दो तरह के डिप्रेशंस ओपनिंग्स आपको दिखाई देंगी। ये है यूरेथ्रल ऑरिफाइस। यूरेथ्रल ऑरिफाइस इज मेंट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मीन्स नाइट्रोजनस वेस्ट जो यूरेथ्रा में है, यूरिन, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो यूरेथ्रल ऑरिफाइस इज मेंट फॉर डिस्चार्ज ऑफ यूरिया। यूरिन में क्या होता है? यूरिया। राइट इट, यूरिन।
तो यहाँ से यूरिन का डिस्चार्ज होता है। एंड दिस इज वेजाइनल ऑरिफाइस विच एक्ट एज कॉपुलेशन कैनाल। देखिए यहाँ से सीमेन की एंट्री होती है, स्पर्म की एंट्री होती है। स्पर्म एंट्री के लिए और डिस्चार्ज ऑफ यूरिन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग ओपनिंग है, ना कि एक ही ओपनिंग है। एक ओपनिंग नहीं है, डिफरेंट ओपनिंग्स हैं। दिस इज फॉर द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन एंड दिस इज फॉर द स्पर्मेटोजोन्स और सीमेन। दिस इज सीमेन जो है वो अंदर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। हमने अभी बात की कि वेजाइना इज डिवॉइड ऑफ ग्लैंड, उसके अंदर कोई ग्लैंड नहीं होता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर वेस्टिबुलर ग्लैंड होते हैं दो तरीके के, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड एंड लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, they are also known as Bartholin's glands. They are present on the sides of vaginal orifice. ये रेडिश इन कलर होते हैं और ये वेजाइनल ऑरिफाइस के साइड्स में होते हैं और इनका काम क्या होता है? दे सीक्रेट एल्कलाइन सीक्रेशन। इनका सीक्रेशन एल्कलाइन होता है फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ द यूरिन, क्योंकि यूरिन यहाँ से एक्सपेल हो रही है तो एसिडिटी क्रिएट हो सकती है यहाँ पे। और आप जानते हो एसिडिटी जो है वो स्पर्मेटोजोन्स को किल कर देती है। तो यहाँ उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड और बर्थोलिन ग्लैंड्स करते हैं। देखिए ये नाम बिल्कुल मेन एसेसरी ग्लैंड की तरह लगता है, पर है नहीं। ये बर्थोलिन्स है और वहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड था और यहाँ पर बर्थोलिन ग्लैंड है। यूरिथ्रल ऑरिफाइस और वेजाइनल ऑरिफाइस के बीच में ये लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड और स्कीन ग्लैंड्स। ये लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड का ही नाम है। एंड दे सीक्रेट म्यूकस। ये म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ दिस पैसेज, दिस वेजाइनल ऑरिफाइस। तो यहाँ पर इन दोनों ग्लैंड ने, एक ने सीक्रेट किया एल्कलाइन सीक्रेशन, दूसरे ने म्यूकस का सीक्रेशन। ये बात हो गई पूरी किसकी? वुल्वा की। एक पॉइंट और लेते हैं। अभी हमने बात किया कि जो क्लाइटोरिस है दैट इज होमोलोगस टू मेल्स पेनिस। तो उसी तरह से और कई सारे स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे फीमेल बॉडी में जो मेल स्ट्रक्चर के होमोलोगस होते हैं। तो अगर उनकी हम बात करें होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की, होमोलोगस स्ट्रक्चर तो देखिए जो पेनिस है उसका होमोलोगस स्ट्रक्चर है क्लाइटोरिस, मेल्स में पेनिस एंड द होमोलोगस स्ट्रक्चर इन फीमेल्स इज क्लाइटोरिस। सेम जगह जो मेल्स में स्क्रोटम है वो फीमेल्स में लेबिया मेजोरा के होमोलोगस। मेल्स में जो स्क्रोटल सैक होता है वो इसी जगह पे होता है। दैट्स व्हाई इट इज होमोलोगस टू लेबिया मेजोरा ऑफ फीमेल्स। अब दो ग्लैंड है हमारे पास, लेसर वेस्टिबुलर और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। इनमें से एक प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस है और एक कॉपर्स या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के होमोलोगस है। मैं चाहता हूं कि आप इसे पॉज करके खुद अपने दिमाग से सोचें कि कौन किसके होगा। मैंने आपको बता दिया, हिंट दे दिया। लेसर वेस्टिबुलर और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, इनमें से एक प्रोस्टेट का होमोलोगस है और एक कॉपर्स या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ऑफ मेल्स का होमोलोगस है। कौन किसका है मैं और हिंट दे देता हूँ। इट सीक्रेट्स म्यूकस, सीक्रेट्स एल्कलाइन सीक्रेशन। मेरे ख्याल से आपने सोच लिया होगा पॉज करके या बिना पॉज किए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों ने गलत सोचा होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो मैंने हिंट दी ना आपको बाद में,
उस हिंट की वजह से ही ज़्यादा लोग गलत करेंगे। एक्चुअली आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा म्यूकस एल्कलाइन, म्यूकस एल्कलाइन, म्यूकस एल्कलाइन। मैंने आपके दिमाग में भी वही फीड कर दिया। एग्जाम में भी ऐसा होता है कि हमें थोड़ी सी बात याद आ जाती है किसी क्वेश्चन के बारे में, किसी थ्योरी के बारे में, तो हम अपने आप को ग्रेट समझ लेते हैं कि हमें तो सब कुछ याद आ गया, उसके आधार पर क्वेश्चन कर देते हैं। ऐसा कहा भी जाता है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, कम नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। म्यूकस और एल्कलाइन से कुछ लेना देना नहीं होमोलोगस ऑर्गन का, क्योंकि सेम टाइप ऑफ सीक्रेशन, सेम फंक्शन की अगर बात आती है तो एनालॉगस ऑर्गन की बात होती है, यहाँ होमोलोगस की बात हो रही है। होमोलोगस मतलब सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फंक्शन। फंक्शन सेम हो चाहे नहीं हो, जनरली होमोलोगस ऑर्गन में डिफरेंट फंक्शन होता है, सेम नहीं। पर जब ये क्वेश्चन कई बार मैंने टेस्ट में पूछा है तो मोस्टली बच्चे इसको गलत कर देते हैं। गलत तब करते जब उन्हें बात याद नहीं रहती सही से। तो आप बिल्कुल याद रखिए, पोजीशन के आधार पे देखिए कौन ऊपर है। ऊपर ये है लेसर वेस्टिबुलर, और मेल्स में कौन ऊपर था? प्रोस्टेट की कॉपर्स, दैट वाज प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका मतलब ये प्रोस्टेट का होमोलोगस है अकॉर्डिंग टू पोजीशन, और ये नीचे है तो दिस इज होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो सीधी सी बात यहाँ पर अगर हम बात करें मेल के प्रोस्टेट की, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का कौन होता है? लेसर वेस्टिबुलर, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। जबकि अगर हम कॉपर्स ग्लैंड की बात करें मेल्स के कॉपर्स, तो वो होमोलोगस होता है ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, राइट। तो ये बात हुई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। एक और स्ट्रक्चर अभी बचता है फीमेल में, दैट इज मेमरी ग्लैंड, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ब्रीफ आइडिया, याद रहे, आपको पता रहे। मेमरी ग्लैंड पढ़ने के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद गैमेटोजेनेसिस। मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था सीक्वेंस क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद गैमेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, oogenesis पढ़ेंगे, उसमें स्पर्मेटोजोन का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे कैसा होता है, ओवम का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि ये ओगोनिया का बनना बाद में फर्टिलाइजेशन या होना या बर्थ या बच्चे का केयर होना, बच्चे का बनना या बर्थ होना, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द मदर एंडोमेट्रियम, द मदर यूट्रस। तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी हर साल आता है ऑलमोस्ट इससे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड देन पार्चुरेशन, बर्थ ऑफ। इतनी चीज़ें हमें भी पढ़नी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।